तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे इंडोसाइटोसिस और एग्जोसाइटोसिस को। तो सबसे पहले अगर तो मैं बात करूं कि इंडोसाइटोसिस जो है वो क्या है बेसिकली, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इंडोसाइटोसिस और एग्जोसाइटोसिस के लिहाज से। बेसिकली इनको हम ना बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। तो इंडोसाइटोसिस एंड एग्जोसाइटोसिस बोथ आर कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एंडोसाइटोसिस और एग्जोसाइटोसिस दोनों जो है वो क्या होंगी, बल्क ट्रांसपोर्ट होंगी। तो एंडोसाइटोसिस में बेसिकली क्या होगा, इसमें थ्री टाइप्स की आगे से फर्दर आ जाती हैं मूवमेंट, जिसमें पहली कैटेगरी अगर मैं लूं तो वो है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। दूसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और थर्ड आ जाती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सेल मीडिएटेड रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन तरह की इसमें आ जाती है मूवमेंट। अब इंडोसाइटोसिस का आपको पता चल रहा है कि इंडो का मतलब है इनसाइड और साइटोसिस का मतलब है आपके सेल में। तो सेल के अंदर जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब डिफरेंस ये है कि ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास है और वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, डिफरेंशियली परमिएबल है। इट्स मीन कि वो हर किस्म की सब्सटेंस को अलो नहीं करेगी मूवमेंट के लिए। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, टू मच लार्ज, तो उनके लिए फिर ये मूवमेंट्स रखी हुई हैं। लाइक फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, ये रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, जो कि इंडोसाइटोसिस की ये तीनों कैटेगरीज हैं। तो इसमें यही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैक्रोफेज की आप बात कर ले, तो मैक्रोफेज अगर इनगल्फ करे किसी बैक्टीरियल सेल को, तो बैक्टीरियल सेल एक लार्ज आपके पास सेल है, तो उसके लिए फिर ये इंडोसाइटोसिस है। अब अगर मैं फैगोसाइटोसिस की बात करूं तो इसमें इनगल्फमेंट होती है सॉलिड पार्टिकल की, राइट। अगर मैं पिनोसाइटोसिस की बात करूं तो इसमें इनगल्फमेंट होती है लिक्विड पार्टिकल की। और ये वो मूवमेंट है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के इनसाइड मूव करते हैं with the help of some receptor molecules present on the surface of the plasma membrane। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अगर आप बात करें सबसे पहले इसकी, जो आपका है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल इनगल्फ होता है ना। अगर आपकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये आपके पास कुछ लाइक बैक्टीरिया है और ये इनगल्फ होना चाहता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सेल में। तो सबसे पहले तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, लाइक ये पहुंच गया। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी जो है वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगी, लाइक दिस वन। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ जो है वो फ्यूज होना शुरू हो गई है। और ये फ्यूज होती होती क्या होगा कि एक आपके पास वेसिकल बन जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर आपका ये बैक्टीरियल सेल आ जाएगा। अब ये जो वेसिकल बनेगा ये क्या होगा, आपका फैगोसोम होगा। जब ये फैगोसोम सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो फैगोसोम जो है इसको क्या किया जाएगा, इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और बैक्टीरियल सेल जो है वो सेल में रिलीज हो जाएगा और फिर इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस होता है जब आप किसी भी सॉलिड पार्टिकल की बात करें या इवन कुछ और भी। फैगोसाइटोसिस में बेसिकली ये ईटिंग प्रोसेस होता है ना सेल का, कि सेल का कोई ईटिंग प्रोसेस है। तो ये होता है बेसिकली फैगोसाइटोसिस, कि आपके पास कोई भी बैक्टीरियल सेल है, वो सेल मेम्ब्रेन पे हिट करेगा, उसकी इमेजिनेशन होगी। जब इमेजिनेशन होगी तो सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा उस बैक्टीरियल सेल के साथ फ्यूज होगा, और जब वो फ्यूज होगा तो वो फैगोसोम बनेगा, ठीक है। और फैगोसोम जो है देन इसकी ब्रेकडाउन होगी और बैक्टीरियल सेल जब रिलीज होगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फैगोसाइटोसिस। और इसमें भी जो आपको एनर्जी रिक्वायर है वो एटीपी की फॉर्म में है, लाइक इसमें भी एटीपी जो है वो यूज होती है। इसके बाद आपका है पिनोसाइटोसिस। अब यहां पर तो बन रहा था ना फैगोसोम, लेकिन पिनोसाइटोसिस के केस में फैगोसोम नहीं बनेगा, वो आपके पास पिनोसाइटोटिक वेसिकल बनेगा, क्योंकि वो स्मॉल वेसिकल होता है और उसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो इनगल्फ होने होते हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें कि अगर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दीज आर सम लिक्विड और स्मॉल पार्टिकल्स, और ये अगर एंटर होना चाहते हैं तो आपके इस तरह से ये पहले तो सेल मेम्ब्रेन तक रीच करेंगे, देन आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ जो है वो पिंच्ड होगी इनवर्ड, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट इसके साथ फ्यूज करेगा, और जब ये फ्यूज करेगा तो इसके अंदर आपके ये क्या हैं,
आपके जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो बाहर से आ रहे थे वो इसके अंदर फ्यूज हो गए हैं। अब ये जो बन गया आपके पास, ये बन गया आपका पिनोसाइटोटिक वेसिकल, राइट। अब ये जो पिनोसाइटोटिक वेसिकल है, सेम इसके साथ भी वही कुछ होगा जो ऑलरेडी हुआ था। अब इसमें ये थोड़ा छोटा वेसिकल होता है जबकि वो थोड़ा लार्ज वेसिकल होता है, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें भी आपको जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो एटीपी की फॉर्म में ही होगी, क्योंकि जो पिनोसाइटोसिस है या फेगोसाइटोसिस है, ये दोनों एंडोसाइटोसिस हैं। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बोथ आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दे आर आल्सो कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उसमें बल्क मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो रही है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि आपके पास कुछ रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होती है, अगर मैं उसकी बात करूं रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की, तो अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे कुछ इस तरह से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लाइक ये आपके कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं सेल की सरफेस पे। अब जो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो सब इनको ये डिटेक्ट करेंगे, ये रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का क्या होता है कि उसने मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करना होता है, या जो स्टिमुलस आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है रिसेप्टर ने, और उसको उसकी जो प्रोसेसिंग है वो करनी होती है। तो अगर तो लाइक इस तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव करना चाह रहे हैं तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि इनको डिटेक्ट करेंगे और ये इनकी सरफेस पे आकर जो है वो अटैच हो जाएंगे। और ये रिसेप्टर्स मैं आपको बता दूं ये क्या है, बेसिकली दीज आर द क्लेथरिन प्रोटीन्स। और क्लेथरिन प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करेंगी कि फिर ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फ्यूज होगी तो एक वेसिकल बनेगा, और उसकी वेसिकल की जो सरफेस है उस पे इसी तरह से आपके ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, लाइक दिस वन, ठीक है। और इसके अंदर आपके ये जो पार्टिकल्स बाहर से आ रहे थे वो अंदर आ जाएंगे। तो अब ये एक वेसिकल बन गया। अब ये जो वेसिकल बन गया इसको हम कहेंगे क्लेथरिन क्लेथरिन कॉटेड कॉटेड वेसिकल, ठीक है। तो ये अब देखा आपने तीन तरह के डिफरेंट वेसिकल बनते हुए देखे कि फेगोसाइटोसिस में फेगोसोम बना, पिनोसाइटोसिस में पिनोसाइटोटिक वेसिकल बना, यहां पर क्या बन गया क्लेथरिन कॉटेड वेसिकल। क्लेथरिन कॉटेड वेसिकल क्यों बना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे क्लेथरिन प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं एज ए रिसेप्टर वो अवेलेबल थे। तो इन रिसेप्टर्स ने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उनको उनके स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, और ये मॉलिक्यूल्स इनकी सरफेस पे जब अटैच हो गए तो इस तरह से जब मेम्ब्रेन फ्यूज हुई तो ये क्लेथरिन कॉटेड वेसिकल बन गया, ठीक है। जिसकी सरफेस पे क्या मौजूद है, क्लेथरिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लेथरिन कॉटेड वेसिकल। तो आपने देखा इसमें भी जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो आपको एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर होगी, क्योंकि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। तो तीन तरह से आपने देखा कि एंडोसाइटोसिस जो है वो परफॉर्म हो रही है। इसके बाद सेकेंडली जब आप देखेंगे तो वो हमारे पास लाइक आ जाती है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है आपके पास, एक्सोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस में तो आपने देखा कि सब्सटेंसेस जो हैं उनकी इन एंड इन मूवमेंट जो वो परफॉर्म हो रही है। कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। अब एक्सोसाइटोसिस में क्या है, एक्सो का मतलब है एग्जिट होना, ठीक है, यानी बाहर चले जाना। तो अब सेल में से जब मॉलिक्यूल्स बाहर मूव करेंगे, मींस के आपका सेल के एनवायरनमेंट इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट है, जब उस इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट में से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये आपका सेल है तो ये आपका अंदर वाला इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट है और बाहर वाला एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट है। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगी तो ये क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट में से एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपका वेसिकल आता है, मेम्ब्रेन इस पे हिट करता है, ठीक है, वो फ्यूज होता है बाहर की तरफ, और देन आपका वो जो वेसिकल है वो बाहर आ जाता है। इसकी मैं बेहतरीन आपको एग्जांपल दूं तो आपने नाम सुना होगा अमीबा का, अमीबा, ठीक है ना। तो अमीबा जो है वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है, अपनी फूड को इंजेस्ट भी करता है और वेस्ट को बॉडी से बाहर भी निकालता है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस की आप बात करें तो एक्सोसाइटोसिस जो है उसमें भी आपकी एनर्जी जो है वो यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, राइट। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो व्यूअर्स ये हमारा टॉपिक यहाँ पर आज जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।